नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स लिखवाने वाला हूँ। इससे पहले भी दोस्तों मैंने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर के नोट्स लिखवाए हैं। इनके ऊपर मैंने 4 वीडियो और बना दी हैं। यदि दोस्तों आपने वह चारों वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। दोस्तों उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप उन वीडियो के नोट्सों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस वीडियो के नोट्स को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आई घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अब आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश का अपवर्तन। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। अब तक दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन पर बात करते थे, अब हम प्रकाश के अपवर्तन पर बात करेंगे। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता चले प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से भटक जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। आप इस बात को 2 चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ 2 चित्र हैं, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन को समझाऊंगा। तो दोस्तों पहले आप इस चित्र के बारे में कुछ बातें समझ लीजिए। दोस्तों ये जो N1 है ये हमारा अभिलंब है और N2 भी हमारा अभिलंब है, और दोस्तों इन दोनों अभिलंबों के बीच में एक हमारा बिंदु है। एक हमारा क्या है दोस्तों? बिंदु है, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु। और दोस्तों आपतन बिंदु से ऊपर वाला जो भाग है ये हमारा विरल माध्यम है। क्या है दोस्तों? विरल माध्यम। विरल माध्यम कहते हैं वायु को। किसको दोस्तों? वायु को। और आपतन बिंदु का जो नीचे वाला भाग है, आपतन बिंदु से जो नीचे वाला दोस्तों भाग है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? सघन माध्यम। सघन माध्यम को कहते हैं दोस्तों हम कांच। क्या कहते हैं? कांच। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों विरल माध्यम से, किससे? विरल माध्यम जिसे हम वायु कहते हैं, वहाँ से दोस्तों हमारी आपतित किरण, ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारी आपतित किरण है, वो आपतन बिंदु की सहायता से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद वह जो आपतित किरण है वो अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित होते ही वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होते ही वो क्या करती है? अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकने लगती है। तो दोस्तों ये देखिए जो हमारी अपवर्तित किरण है, ये वाली जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब की ओर झुकने लगी है, इस वाले अभिलंब की ओर झुकने लगी है। जबकि दोस्तों इस अपवर्तित किरण को इस वाले रास्ते से जाना था, परंतु यह अपने मार्ग से क्या होगी दोस्तों? विचलित होगी, जिसकी वजह से ये अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक गई। किसकी ओर झुक गई दोस्तों? अभिलंब की ओर झुक गई। और दोस्तों इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों यह हमारा अभिलंब है, यह हमारी आपतित किरण है। तो दोस्तों अभिलंब और आपतित किरण के बीच में का जो कोण बनेगा, इस वाले अभिलंब और इस वाली आपतित किरण के बीच का जो कोण बनेगा, बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा आपतन कोण होगा। वो क्या होगा दोस्तों? हमारा आपतन कोण। और दोस्तों इस अपवर्तित किरण और इस वाले अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। दोस्तों आपतन कोण को I से निरूपित करेंगे, अपवर्तन कोण को हम R से निरूपित करेंगे। अब दोस्तों ये तो तब था जब विरल माध्यम से आपतित किरणें आ रही हैं और सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। परंतु दोस्तों यदि सघन माध्यम ऊपर हो, विरल माध्यम नीचे हो, तब क्या हो?
जैसे दूसरे चित्र में देखिए, सघन माध्यम अर्थात कांच हमारा ऊपर है, विरल माध्यम अर्थात वायु हमारी नीचे है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारी जो आपतित किरण आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सघन माध्यम से आ रही है और विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो दोस्तों देखिए, आपतित किरण जो हमारी है वो सघन माध्यम से आपतन बिंदु की सहायता से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। परंतु जब वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित होते हुए अपने मार्ग से क्या हो जाती है दोस्तों? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और विचलित होते ही वह अभिलंब से दूर हटने लगती है। अभिलंब से क्या हटने लगती है दोस्तों? दूर हटने लगती है। देखिए अब दोस्तों देखिए, अपवर्तित किरण को जाना था इस रास्ते को, परंतु वह अभिलंब से दूर हटने लगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को हम I से निरूपित करते हैं, अपवर्तन कोण को हम R से निरूपित करते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? और दोस्तों इसमें आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्या बनेगा? एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा दोस्तों कि सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं, उस सघन माध्यम और विरल माध्यम की पहचान कैसे होता है। ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोनों का आंसर मैं एक ही आंसर से दे देता हूँ। दोस्तों जो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाए उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? विरल माध्यम कहेंगे। और दोस्तों जो अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आए, अभिलंब से दूर ना जाए, अभिलंब के पास आए, उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? सघन माध्यम कहेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट रही है तो विरल माध्यम हो जाएगा। यदि अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आ रही है तो वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपको अगली हेडिंग डालनी है नोट। क्या हेडिंग डालनी है? नोट। और नोट में आपको एक और हेडिंग डालनी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाश के जो अपवर्तन के क्या कारण हैं। तो दोस्तों आपको लिखना है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में अलग अलग होने के कारण प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का यही कारण है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में, और जब वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या हेडिंग डालनी है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब दोस्तों आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं दोस्तों? दो नियम हैं। तो दोस्तों आपको पता है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के। पहला पॉइंट डालना है और पहले पॉइंट में लिखना आपको आपतित किरण, अपवर्ती किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो दोस्तों आपतित किरण जो है और हमारी अपवर्ती किरण जो है और आपतन बिंदु जो है ये तीनों हमारे एक ही तल पर रहते हैं अभिलंब के साथ। किसके साथ दोस्तों? अभिलंब के साथ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। आप इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए यह हमारी आपतित किरण है, यह हमारी अपवर्तित किरण है और यह हमारा आपतन बिंदु है। तो दोस्तों देखिए तीनों एक ही तल पर मिल रहे हैं। आपतित किरण यहाँ मिल रही है, अपवर्तित किरण भी यहीं मिल रही है, आपतन बिंदु भी यहीं मिल रहा है। तो तीनों एक ही तल पर आ गए ना। और दोस्तों अभिलंब भी यहीं है, अभिलंब भी यहीं है। तो तीनों एक ही तल पर आ गए ना आगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 2 डालना है और आपको इसमें लिखना है प्रकाश की किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। नियतांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आपतन कोण होता है उसे आई से निरूपित करते हैं, जो अपवर्तन कोण होता है हम उसे आर से निरूपित करते हैं। इसलिए आपतन कोण की जो ज्या होगी हमारी साइन आई होगी, अपवर्तन कोण की जो ज्या होगी वो साइन आर होगी। और दोस्तों
नियतांक किसे कहते हैं? नियतांक कहते हैं साइन आई अपॉन साइन आर को, मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नियतांक कहते हैं। इसलिए हमारे ये होगा नियतांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। और इस नियम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में कहीं से आपको दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अपनी परेशानी को बताइए, हम उस परेशानी को दूर करेंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।